आज से 4 बरस पहले जब हमने हेरिटेज से मुतालिक सवाल उठाने शुरू किए, हेरिटेज बिल्डिंग्स को दिखाया और ये बताया कि इन तमाम बिल्डिंग्स को, इन कलों को, इन हवेलियों को, इन मकबरों को, मज़ारों को, इन मंदिरों को, इन गुरुद्वारों को, धर्मशालों को, गौशालों को महफूज होना चाहिए और अपना असासा डिक्लेयर करना चाहिए, अपनाना चाहिए अपने हेरिटेज को, अपनी तारीख को, अपनी 5000 से 12000 साल पुरानी तारीख को ओन करना चाहिए। तो उस वक्त ये आवाज कुछ नहीफ थी, लेकिन फिर भी सुनी गई। सियासी वाबस्तगियों से कतई नजर लोगों ने इस पे कान धरे। उनकी मोहब्बतों का और उनकी तवज्जो का मैं तलबगार था। मोहब्बत और तवज्जो मिली तो मेरा ख्याल है हमें उसका हक अदा करना चाहिए। बहुत से हेरिटेज है, बहुत से मंदिर हैं, बहुत से गुरुद्वारे हैं, बहुत से मकबरे हैं, मज़ार हैं, हवेलियां हैं, कले हैं, गौशाले हैं जो तवज्जो तलब है, तवज्जो के मुंतज़िर हैं, लेकिन रोशन कहीं बहार के इम्कान हुए तो हैं, कुछ काम शुरू तो हुआ है। अब हम कर ये रहे हैं कि जहां काम हो रहा है, जहां कंजर्वेशन का अमल जारी है, जिन बिल्डिंग्स को बहाल किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है, वो भी साथ के साथ दिखा रहे हैं, ताकि हम सिर्फ इस बात का रोना ही न रोते रहें कि हमारे मुल्क में, हमारे सूबे में, हमारे शहर में तवज्जो नहीं दी जा रही, सब कुछ जाया हो गया, लुट पिट गए हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो जेल की सलाखों से बाहर देखें तो सिर्फ कीचड़ ही देखते हैं। हमें सितारे भी देखने हैं। मेरी बात हो रही थी सुकरात साहब से, हमारे बहुत ही मेहरबान दोस्त हैं। हमने उन्हें कहा कि लाहौर में तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन पंजाब भर में हो तो मजा है। जिस पे उन्होंने कहा कि आप पंजाब में निकलेंगे तो आपको काम नजर आएगा। हमने मौसम की हिद्दत और मौसम की शिद्दत की परवाह किए बगैर कमर कस ली कि हम जाएंगे कला दरावड़ देखने के लिए, जहां आज से कोई 10 बरस पहले जब गए थे तो कले का कोई हाल नहीं था, कोई पुरसाने हाल नहीं था। गारा कीचड़ मिट्टी और सिर्फ पत्थर थे, वो भी खस्ता हाल। शिकस्त खूर्दा कला सहरा में यूं खड़ा था जैसे कोई जहाज गर्क होने के बाद दफन हो गया जमीन में। मेरे जहन में तो अब तक वही गुमा, वही तसव्वुर है उस कले का, लेकिन मुझे बताया गया कि बहुत काम हुआ तो मैं जा रहा हूँ। रशीदुल हसन साहब साथ हैं। एक बहुत लालच ये भी है कि मुझे खानेवाल से गुजरना है। साउथ पंजाब एक ऐसी खूबसूरत जगह है जो मेरी यादों में हमेशा मुअत्तर रहती है, क्योंकि यहाँ मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा, यहीं से मैट्रिक तक का इम्तिहान पास किया और फिर लाहौर आया, फिर लाहौर को एक्सप्लोर किया। रास्ते में खानेवाल आएगा, खानेवाल की रेलवे कॉलोनी आएगी, मुझे उस कॉलोनी में कई बरस के बाद जाना है। और आप जानते ही हैं कि जब भी हम किसी सफर पर निकलते हैं तो ज़ादे राह के तौर पे शायरी हमारे साथ होती है, किसी बड़े शायर की। आज जो शायर हमारे साथ रहेंगे कला दरावड़ तक, वो बड़े मुनफरिद लबो लहजे के शायर हैं, जनाब जफर इकबाल साहब। हमारे सर से वो तूफान कहीं गुजर गए, चढ़े हुए थे जो दरिया सभी उतर गए, रहे नहीं कभी एक हाल पर कायम, सिमट गए हैं कभी और कभी बिखर गए। उसूल है कि खला यूं ही रह नहीं सकता, हुए हैं खुद से जो खाली सो तुझसे भर गए। रुके भी हैं तो दोबारा रवानगी के लिए, चले भी हैं तो कहीं राह में ठहर गए। तुम्हारे अहदे तगाफुल में जी रहे हैं अभी, हुआ है कुछ तुम्हें हासिल न हम ही मर गए हैं। निकल पड़े तो फिर अपना सुराग मिल न सका, तुम्हारे पास ही पहुंचे न अपने घर गए हैं। वही है दायरे ख्वाबे इब्तदाए सफर, इस कदर हुए वापस भी जिस कदर गए हैं। इस कमी का है एहसास और हैरानी, है और तो सभी मौजूद, हम किधर गए।
जफर हमारी मोहब्बत का सिलसिला है अजी, जहां छुपा नहीं पाए वहां मुकर गए। हम खानेवाल से, साउथ पंजाब से, इसके सहराओं से, इसके शहरों से, रहीम यार खान है, भावलपुर है, खानेवाल है, हम अपनी मोहब्बत कभी छुपा नहीं पाए। लीजिए साहब, हम पहुंच गए हैं। खानेवाल शहर बहुत बदल गया है। मैंने रशीदुल हसन साहब से कहा था कि आप लोकेशन वगैरह लगाएं, क्योंकि मैं अब रेलवे कॉलोनी में अपने घर तक खुद से पहुंच नहीं पाता। बहुत कुछ बदल गया है। मैं इस रेलवे स्टेशन के पास इस जगह हूँ, लेकिन मैं ओरिएंटेशन थोड़ी सी बिगड़ गई है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरा घर किस तरफ था, किस तरफ है घर। दरअसल ये रेलवे कॉलोनी जहां मैं मौजूद हूँ, यहाँ हम 17 बरस रहे हैं, जिंदगी के पहले 17 बरस बहन भाई और वालिदैन के साथ। उस जमाने में खानेवाल शहर तो खैर एक छोटा सा शहर था, लेकिन ये कॉलोनी एक बहुत खूबसूरत कॉलोनी थी। दरख्तों से घिरी हुई, हर घर के बाहर बाड़ें हुआ करती थी, दरख्त हुआ करते थे, फलों से लदे हुए दरख्त। खुद हमारे घर में बहुत से आमों के दरख्त थे, जामुन का दरख्त, सौंफ का पौधा और कचनार के दरख्त थे। वो मेरी यादों में हमेशा मुअत्तर रहती हैं ये चीजें। लेकिन खानेवाल में जब से इंजन शेड खत्म हुआ है, इस कॉलोनी पे, इस रेलवे कॉलोनी पे कोई तवज्जो नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जहां जहां शेड खत्म हुए हैं वहां कॉलोनीज का भी कोई पुरसाने हाल नहीं रहा। बड़े बड़े लोग यहाँ रहा करते थे, बहुत उम्दा लोग। इधर शाम होती थी और उधर क्रिकेट शुरू हो जाया करती थी। हर घर में कुछ ना कुछ सरगर्मी होती थी खेल की। सड़कों पे भी रौनकें थी। ये सड़कें जहां मैं फिर रहा हूँ, यहाँ रौनक थी। यहाँ हमने एक घर बदला भी था, एक पुराना घर था, फिर एक नए घर में शिफ्ट हुए। पुराने घर में भी सांप निकल आया था, जो मेरे वालिद साहब ने बड़ी ही बहादुरी से मारा। फिर नए घर में भी सांप निकल आया और फिर हमने सांपों से डरना छोड़ दिया। ये बड़े खूबसूरत एक ही जैसे घर बने हुए थे किसी जमाने में। बहुत ही खूबसूरत वक्त गुजरा है यहाँ। गिरने की तरह का, न संभलने की तरह का, सारा वो सफर ख्वाब में चलने की तरह का। बारिश की बहुत तेज हवा में कहीं मुझको दरपेश था एक मरहला जलने की तरह का। एक चांद उभरने की तरह का मेरे बाहर, सूरज मेरे अंदर कोई ढलने की तरह का। ऐसा है कि रहता है सदा साथ भी उसके, मंजर कोई पोशाक बदलने की तरह का। ये है जी वो घर, बहुत ही खूबसूरत घर था ये। और हर तरफ फूल थे, पौधे थे, दरख्त थे, छाँव थी, मोहब्बतें थीं, चहलें थी, परिंदों की चहचहाहट थी। अब मैं आया हूँ तो ये मंजर बहुत बदल गया। अजब नहीं कि खुद हवा के सुपुर्द कर दे ये चंद तिनके जो आशियानों में रह गए। मकीन सब कूच कर गए हैं किसी तरफ को, अब उनके आसार ही मकानों में रह गए। बहुत अजीब गरीब कैफियत है मेरी। मेरा जी चाह रहा है कि कहीं बस कोने में दुबक के बैठ जाऊं और देखता रहूं इन दरख्तों को, इन परिंदों की आवाजें सुनूं। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद तो हूँ, लेकिन वो जो जिंदगी के 17 बरस यहाँ गुजारे, एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक शक्ल, एक एक चेहरा, एक एक रवैया, सब याद आ रहा है। मुझे याद है 1983 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप हार गया था क्रिकेट का। फिर 1987 में जो वर्ल्ड कप हारा तो मैं यहाँ इस सड़क पे खड़ा था अकेला, सरो मुंह परेशान, सब कुछ लुट गया हो जैसे। मुझे तारों भरा आसमान याद है यहाँ का, इस कॉलोनी का।
मुझे वो पींग याद है जो हम झूला करते थे। पता नहीं ख्वाबो ख्याल हुआ बरगो बहार का मौसम। बहुत ही खूबसूरत रेलवे कॉलोनी थी कभी ये किसी जमाने में, लेकिन अब भी मेरी वैसे गुजारिश है कि यहाँ जितनी जगह है, जितने घर हैं, उन्हें इस्तेमाल में लाते हुए जिम्नेजियम बनाए जाने चाहिए, पैडल्स बनाए जाने चाहिए, क्रिकेट ग्राउंड्स बनाने चाहिए, इंडोर क्रिकेट ग्राउंड जहाँ रात के वक्त क्रिकेट हो सके। ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये तो बहुत ही खूबसूरत है, इसे तो ऐसे ही रहना चाहिए। फिर जिम्नेजियम हो, स्विमिंग पूल हो, यानी तमाम वो सहूलतें जो किसी बहुत ही शानदार क्लब में, किसी कॉम्प्लेक्स में, किसी जगह, किसी शहर में दी जा सकती हैं, वो यहाँ मुहैया की जा सकती है। ना सिर्फ इस रेलवे कॉलोनी में बल्कि उन तमाम जगहों पे जहाँ शेड खत्म हो गए हैं, कॉलोनीज बर्बाद हो रही हैं, मकान गिर रहे हैं, पैसा लगाने के लिए है नहीं, उन तमाम जमीनों को रेलवे की पैसा कमाने का जरिया बनाना चाहिए। खानेवाल शहर ऐसा नहीं था। खानेवाल शहर बहुत तरक्की कर गया है, बहुत अमीर लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ रहते हैं, शहर पे बहुत पैसा लग रहा है। अगर उन्हें सहूलियात दी जाए तो मेरा ख्याल है जिम्नेजियम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, स्विमिंग पूल के लिए लोगों का तांता बंधा रहेगा और बहुत बहुत सा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। खुदारा मेरी तजवीज़ पे कान धरें, बहुत अच्छा होगा, बहुत उम्दा मशवरा है। हम जा रहे हैं इंजन शेड की तरफ, जहाँ घर से इंजन शेड तक जाना उस जमाने में बहुत फख्र महसूस होता था, जब मेरे वालिद मुझे कहा करते थे कि ये मेमो या ये रुक्का या कोई लेटर मेरे ऑफिस में पहुंचा दो। जब घर में कोई मुलाजिम नहीं होता था तो मुझे ये काम करना पड़ता और मैं बड़े फख्र से ऑफिस पहुंचता। यहाँ इंजन शेड में, ये इंजन शेड है, यहाँ बहुत से इंजन हुआ करते थे। खानेवाल एक जंक्शन है, यहाँ से मुख्तलिफ सम्मतों में गाड़ियां जाया करती थी, बहुत ही खूबसूरत है। अब तो यहाँ से दूर वो पुल नजर आता है। किसी जमाने में यहाँ सब कुछ सिर्फ इंजन शेड था। रेलवे लोकोमोटिव की कूक सुनाई देती थी हर वक्त, कोई ना कोई मुसाफिर ट्रेन गुजरती रहती थी। अब तो यहाँ माजरा ही कुछ और है। कैसी ये खजा छाई है मुझ में कि सरासर मौसम है वही फूल न फलने की तरह का। क्या दिल का भरोसा है कि इस आबो हवा में वैसे ही ये पौधा नहीं पलने की तरह का। मालूम भी था मुझको मगर भूल चुका हूँ रास्ता कोई जंगल से निकलने की तरह का। मैं तो ये समझा था जफर इस बार भी शायद मुझ पे ये बुरा वक्त है टलने की तरह का। देखा आपने कैसे मुनफरिद लबो लहजे के शायर हैं जफर साहब। पिछले बरस मुझे चीन जाने का इत्तेफाक हुआ तो मैंने देखा कि बीजिंग शहर में एक स्टील मिल थी जिसे उन्होंने मुंतकिल कर दिया किसी दूसरी जगह, और जो स्टील मिल बीजिंग में थी उसे जाहिर खत्म कर दिया गया 2005 में, लेकिन खत्म करके बेयारो मददगार नहीं छोड़ा गया। उन्होंने यूं डेवलप किया, वहां रेस्टोरेंट्स बनाए, वहां गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाए और ऐसे बनाए कि बीजिंग ओलंपिक्स में उस जगह को इस्तेमाल किया गया, उस मतरूक जगह को, उस मतरूक स्टील मिल को इस्तेमाल किया गया बीजिंग ओलंपिक्स के लिए और 4 गोल्ड मेडल वहां से जीते गए। ये हैं कौमें। हमारे यहाँ जो इंजन शेड है, जितना आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं कीजिए, जो बाकी जगह है उसका बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। स्पोर्ट्स के लिए, जिम्नेजियम्स के लिए, एक्टिविटीज के लिए क्लब्स बनाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाएं। लोगों की जरूरत है सब। अगर कुछ और नहीं बनता, कोई खाली जगह मौजूद है तो सस्ते कब्रिस्तान ही बना दें खुदारा। सर, आपने एक बार बताया था कि आपके वालिद साहब ने इधर कुछ दरख्त भी लगाए हैं। ये सारी टालियां लगवाई हुई हैं उन्होंने। अच्छा, ये जो बीच में टालियां नजर आ रही है ये आपके वालिद साहब ने लगवाई हैं? हाँ। लीजिए साहब, फिर रख्ते सफर बांधा है हमने, बड़े भारी दिल के साथ खानेवाल को छोड़ा है।
आज से 36 बरस पहले जब मैं मैट्रिक कर चुका था तो ऐसे ही भारी दिल के साथ खानेवाल छोड़ा था लाहौर जाकर आबाद होने के लिए। उस वक्त मेरा लाहौर में दिल नहीं लगता था। मैं हर हफ्ते किसी बहाने अपने वालिद से टिकट लेकर, पीटीओ लेकर, पास लेकर किसी भी तरह खानेवाल आ जाया करता था। फिर गाहे गाहे मैं लाहौर में रचने बसने लगा और अब शायद 15 बरस के बाद यहाँ आना हुआ है। ये रोज यकसोई मयस्सर है मुझे शामो सहर, सर बसर मेरे लिए वजह परेशानी है। इस किनारे पे फकत मैं हूँ अकेला खाली, नहर के दूसरी जानिब मेरी हैरानी है। खाक उड़ती है तो हर सू मेरे अंदर, वरना जिस तरफ मैं हूँ वहां चारों तरफ पानी है। बहुत देर से सफर कर रहे थे, यहाँ रुके हैं आकर एक ट्रक होटल पे, क्योंकि चाय पीना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ किसी तरीके से कमर सीधी कर ली जाए, इसलिए इस चारपाई पर आकर लेट गया। बहुत गर्मी है, जमीन से भी सेंक उठ रहा है, ऊपर से आग बरस रही है। मैं हैरान हूँ जाने कैसे जिंदगी के पहले 17 बरस यहाँ गुजारे और इस गर्मी में ऊपर से चाय। वाह क्या कहने। लीजिए साहब, यहाँ पहुंच गए हैं। ये नए हट्स बने हैं, सुबह जाएंगे क्योंकि सारा दिन सफर करने के बाद यहाँ पहुंचे हैं। अभी हमें जाना है द्रावड़ फोर्ट। देखिए, जो अच्छी बात है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। ये हट्स बने हैं, खूबसूरत हट्स हैं, लेकिन बहुत गर्म है। गो के एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, लेकिन गर्मी इतनी शदीद है कि एसी भी काम नहीं करते। लेकिन ये हट्स हैं बहुत खूबसूरत। आप कभी यहाँ आना चाहें तो सर्दियों में आइएगा। हम तो शोरीदा सर हैं, हमारा क्या है, हम तो कहीं भी कहीं चल पड़ते हैं। जी सर, फिलॉसफी आपने मेरे से ज्यादा पढ़ी सर गर्मी तो खानी पैनी है। हाँ डेरे दी या ते गर्मी मशहूर है या नवाब मशहूर ने। नहीं तो, मैं गर्मी तो नहीं डर रहे। हाँ वैसे ही वहाँ तक हवा नहीं आती, इसलिए मैंने इसको ऐसे टेढ़ा सा करके सामने कर लिया था। हाले तुसी गर्मी तो नहीं डर रहे। हाँ। हालांकि तुसी खानेवाल रहीम यार खान ही रहे हो सारी उम्र सर। यार बहुत अरसा हो गया, जिंदगी के 17 साल कटे ने खानेवाल रहीम यार खान और कदी कदार सखर। सर इत्थे सब नूं सोहनी गल पता मैनूं की लगी, ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ बहुत सोहनियां लग रही हैं। हाँ ये मुझे भी अच्छी लगी हैं। ये इन्होंने ये किया कि जो इलाके की हर दरख्त की जो लकड़ी है ना, वो मेरा ख्याल है यहाँ आवेज़ां कर दी है और ये बड़ा अच्छा लगा है। ये मैंने वैसे चाइना में ये सब देखा था। चाइना में और होटल्स या रेस्टोरेंट्स के अंदर तो नहीं, लेकिन मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने म्यूज़ियम्स में इधर उधर बाकायदा लकड़ी, मिट्टी और ये चीज़ें जो है ना, जो इलाके की सौगात होती हैं, सौगात तो ये वो उन्होंने डिस्प्ले की होती हैं। मुझे वैसे पता नहीं ये लकड़ी है किस किस दरख्त की, तो पता है सर मैं किहड़े इन्हां दे सोटे खांदा रहा। नहीं ये सोटे खाने ज़रूरी नहीं है कि है कि जैसे शीशम है, रिंड है, टाली है, जो हमारे दरख्त हैं सारे के सारे। सर सब नालों इंपॉर्टेंट जिहड़ा दरख्त है वो तुसीं भुल गए जे, पहाड़ी किकर। हाँ किकर बहुत है गए थे, वो सारे रास्ता किकर का रास्ता है। अच्छा सर, कमी जिहड़ी हैगी है ना वो एक है कि इत्थे कोई दरख्त नज़र नहीं आ रहा अंदर तक, जगह खुली है। वो भाईजान सहरा है, सहरा में उन्होंने ये सारा डेवलप किया हुआ है, वो भी दरख्त लगेंगे। सर रिक्वेस्ट सुनो, चाइना ने पूरे सहरा नूं ग्रीन कर दिता है सर 2026 है। हाँ ये भी कर देंगे ग्रीन, काफ़ी कम कर रहे हैं। हाँ तो अच्छा भी ये पाकिस्तान भी कर देगा यार, कर रहे हैं सारा कुछ वैसे। हम निकल रहे हैं द्रावड़ फोर्ट के लिए। बरसों पहले जब द्रावड़ फोर्ट आए थे तो द्रावड़ बहुत वीरान था। वीरान तो खैर अब भी है, लेकिन अब यहाँ बहुत तब्दीलियां आ गई हैं। यहाँ ये इमारत नई बनी है।
यहाँ से ऊपर जाने का जो ये रास्ता है और सामने फोर्ट की दीवारों को इन्होंने रिपेयर किया है बहुत ही खूबसूरती से, उन्हीं ईंटों से, उन्हीं तर्ज तामीर भी वही रखा और द्रावड़ बहुत ही खूबसूरत फोर्ट बन गया है मुझे लगता है जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये है जनाब काला द्रावड़ और द्रावड़ एक बहुत ही अजीम तारीखी वर्सा है। बहावलपुर से 100 किलोमीटर और अहमदपुर शर्किया से 32 मील के फासले पे है ये खानदान अब्बासिया का पहला पाया तख्त। कहा जाता है कि जज्जा और देड़ावर अव्वल दो भाई थे जिन्होंने इसे बनाया था 9वीं सदी ईस्वी में। दरअसल रहमयार खान बहावलपुर, खानपुर, डेरा नवाब साहब का जो इलाका है वो चोलिस्तान कहलाता है और चोलिस्तान के वस्त में बहने वाले दरियाए हाकड़ा के बेड में मौजूद है ये किला 834 ईस्वी से। दरियाए हाकड़ा यहाँ बहता था किसी जमाने में। ये भी कहा जाता है कि यहाँ सेंट्रल एशिया से राजस्थान तक काफले आते जाते थे जो बिजनेस करते थे। बहावलपुर डिवीजन में अगर देखा जाए तो तकरीबन 13,000 मुरब्बा मील पे मुहित लकोदक सहरा है जिसमें रहीमयार खान, बहावल नगर, खानपुर, डेरा नवाब का इलाका आता है। यही चोलिस्तान, यही रोही कहलाता है क्योंकि यहाँ सदियों से रोहीले आबाद थे और यहीं दरियाए हाकड़ा बहता था जो अब एक गुमशुदा दरिया है। गो के इसकी गुजरगाह के खुश्क आसार आज भी सहरा चोलिस्तान के वसी सीने पर बल खाते नजर आते हैं। इसी दरिया की अफादियत को मद्देनजर रखते हुए यहाँ 40 किले तामीर किए गए थे। मैंने वैसे पढ़ा है कि 29 किले थे लेकिन कहने वाले 40 भी कहते हैं। मैंने तो किला द्रावड़ ही देखा है लेकिन जैसे जैसे दरिया सूखता गया वैसे वैसे किले भी वीरान और खंडर होते गए। किला द्रावड़ इनमें सबसे बड़ा किला है। बहुत लंबे अरसे तक शिकस्त और रेख्त का शिकार रहा। इसकी बैरूनी दीवार तो बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी लेकिन अब यहाँ आए हैं तो बहुत ही मुख्तलिफ मंजर देखने को मिला है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे आर्कियोलॉजी वाले कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ। देखिए, अपने हेरिटेज को संभालने के लिए, अगली नस्लों के लिए, टूरिज्म की डेवलपमेंट के लिए, अपनी हिस्ट्री से जोड़ने के लिए, अपनी मटेरियल हेरिटेज से जोड़ने के लिए कोई इदारा भी अगर काम कर रहा है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। इस किले की बैरूनी दीवार पे बहुत उम्दा काम है, बहुत शानदार काम है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये बहुत शानदार है। आप जैसे ऊपर जाते हैं किले के मेन गेट की तरफ आपको एहसास होता है कि ये बैरूनी दीवार बहुत ही खूबसूरत हो गई है और बैरूनी दीवार ही का तो सारा मसला था। किला भिटनेर के मुमासिल तामीर किया गया। मैंने किला भिटनेर ज़ाहिर नहीं देखा हुआ लेकिन मैंने सर ऑलस्टाइन के बारे में पढ़ा कि वो कहते हैं कि ये दोनों किले एक ही जैसे थे। यकीनन होंगे। ये इलाका, ये किला खास तौर पे लंबे अरसे तक जैसलमेर की रियासत का हिस्सा रहा है। फिर जंगें वगैरह होती रही हैं। जैसे नवाब मोहम्मद खान अव्वल ने 1733 में इसे दोबारा तामीर करवाया। नादिर शाह का हमला हुआ था हिंदुस्तान पे, 6 साल बाद नवाब के खिताब से नवाजा उसने और सिंध का बहुत वसी व अरीज इलाका अता किया जिसमें मौजूदा शिकारपुर, लाड़काना, चाट यार के इलाके शामिल थे। द्रावड़ का इलाका उनसे उनके अलावा था। फिर नवाब मोहम्मद बहावल खान के दौर में रावल राय सिंह ने 1747 में इस पर दोबारा कब्जा कर लिया, यानी फिर छिन गया ये नवाबीन से। फिर तीसरे नवाब मुबारक खान के दौर में इसे रजाकाराना तौर पे वापस कर दिया गया, इस शर्त के साथ कि इस किले की आमदन का निस्फ उन्हें अदा किया जाएगा। फिर बहावलपुर का इलाका और किला द्रावड़ तैमूर शाह ने 1788 में अपने कब्जे में ले लिया और थोड़े अरसे के लिए शाह मोहम्मद खान की निगरानी में दे दिया। लेकिन फिर चौथे नवाब मोहम्मद बहावल खान दोयम आ गए, उन्होंने दोनों इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये यानी इस इलाके की चीना झपटी, इस पे तसल्लुत, तसर्रुफ चलता रहा है 18वीं सदी तक। 18वीं सदी में फिर बहावलपुर स्टेट के हाकिमों के कंट्रोल में आ गया। उस वक्त से फिर पाकिस्तान के बनने तक ये उन्हीं के पास था। हाँ जी, पता लगा कुछ है। हुंदे ने किले
ਹਲੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਨਾ ਵਾਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਓ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ, 48 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। 48 ਹੈ ਜੀ, ਫੀਲ ਲਾਈਕ 448। ਡੇਰਾ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾ ਦਰਾਵੜ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਖਤ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨਾਲ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਇਓ ਤਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਓ। ਸਰ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਵਾਕ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ। अब भी है, अब भी उन्हीं के खानदान के पास है। उनके 20 बच्चे हैं और 3 बेवगान हैं जिनके पास ये है नवाबीन के। बड़ा खूबसूरत कब्रिस्तान है यहाँ, आपको दिखाते हैं। यहाँ नवाबीन का कब्रिस्तान है। उनके कब्रिस्तान ऐसे खूबसूरत हैं तो महल कैसे खूबसूरत होंगे। साथ ही यहाँ संगमरमर की बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी आपने देखी है जब हम ऊपर आ रहे थे। 40 बुर्ज हैं जी, एक कुआं है, पानी का एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था किसी जमाने में। बल खाते हुए दरिया के किनारे ये किला आबाद था। क्या शान थी इसकी, और आर्किटेक्चर इसका वही राजपूतों के जैसे किले होते हैं वैसे ही आर्किटेक्चर है। लेकिन गो कि इसमें वक्तन फक्तन तामीरात भी होती रही हैं, तरमीम भी होती रही है। दीवारें उफ़क़ी हैं यानी वर्टिकल हैं, गर्दा गर्द खंदक में से उठती हुई 32 मीटर ऊंची हैं ये। किसी जमाने में बड़ी शान थी इसकी। नवाबीन की फौज रहा करती थी, शाही रिहाइशगाह थी यहाँ। ये एक बुर्ज आपको जो नजर आ रहे हैं नवाब की जाती रिहाइशगाह थी, जो मुनक्कश बुर्ज जो नजर आ रहे हैं, ये खूबसूरत सी बिल्डिंग। नीचे सिपाही रहा करते थे, ऊपर नवाब साहब रहा करते थे। वैसे नवाब साहब का जो महल है सादिकगढ़ पैलेस, वो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर। काला तो बहुत खूबसूरत है पर क्यों चुकी है? क्यों? मैं भी ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, मैं दूरों ਵੇਖ ਲੈ नाम लिखे हैं। ओए ये तो बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, अदनान, शाहीन, शैला, रोहेल, इंडिया। तो खाली इट भी दसो, मैं भी अपना नाम लिखना है। खाली इट कोई नहीं है, हर इट तो नाम लिखा है। ਲੱਭ ਲੇਗਾ यार आप भी अपना नाम लिखो। ਸਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਕਰੀਬ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਨਾਮਾਂ ਨੇ। RASHEE ਤੇ D। वाह जी वाह, वाह जी वाह। लेकिन यार लोगों ने बड़ा आर्टिस्टिकली हर ईंट पे नाम लिखा हुआ है, तो साडा भी नाम आ गया। मैं अपने बच्चे ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗਾ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਸਕਾਂਗਾ ਕਿ ਤਾਰੀਖ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यहाँ रशीदुल हसन साहब की मर्जी यहाँ लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं इस बेस्टन पे, लेकिन बड़े ही आर्टिस्टिक तरीके से लिखे हैं। हर ईंट के ऊपर एक नाम है। रशीदुल हसन कैसे पीछे रहेंगे। 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, सुलग रहे हैं अंदर से बाहर से हम, लेकिन रशीदुल हसन अपना नाम लिख कर ही जाएंगे। मुझसे ये नीलाम घर वाली मालूमात बहुत मुश्किल होता है देना मेरे लिए, लेकिन रशीदुल हसन साहब का कहना है जी लोग सुनना चाहते ने रकबा किन्ना है, कमरे किन्ने ने, छत्तां किनियां ऊंचियां ने, कंधां किनियां ऊंचियां ने, ये सारी बातें बतानी पड़ती हैं। पता नहीं मैंने ठीक बताई हैं नहीं, लेकिन बहरहाल मैंने बता दी हैं। कमरे बेतहाशा हैं, बैरक्स हैं, कुएं हैं, सूख गए हैं, दरमियान में एक तोप पड़ी है,
जाहिर है इतने लड़ाई झगड़े हुए हैं, तोप भी कहीं कहीं रख दी होगी, लाहौर में भी पड़ी है तोप तो वैसे। तो बहरहाल ये मैंने बता दिया। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ ज़हूर नजर जो बहावलपुर के शायर हैं उनकी एक गजल, उसके बाद हम जाएंगे सादिकगढ़ पैलेस। दीपक राग है चाहत अपनी, काहे सुनाए तुम्हें, हम तो सुलगते ही रहते हैं, क्यों सुलगाएं तुम्हें। तर्के मोहब्बत तर्के तमन्ना कर चुकने के बाद हम पे ये मुश्किल आन पड़ी है, कैसे भुलाएं तुम्हें। दिल के जख्म का रंग तो शायद आंखों में भर आए, रूह के जख्मों की गहराई कैसे दिखाएं तुम्हें। दर्द हमारी महरूमी का तुम तब जानोगे जब खाने आएगी चुपकी साएं साएं तुम्हें। सन्नाटा जब तन्हाई के जहर में बुझता है, वो घड़ियां क्यों कर कटती हैं, कैसे बताएं तुम्हें। जिन बातों ने प्यार तुम्हारा नफरत में बदला, डर लगता है वो बातें भी भूल न जाए तुम्हें। रंग बिरंगे गीत तुम्हारे हिज्र में हाथ आए, फिर भी ये कैसे चाहें कि सारी उम्र ना पाएं तुम्हें। उड़ते पंछी ढलते साए जाते पल और हम बैरन शाम का दामन थाम के रोज बुलाएं तुम्हें। दूर गगन पर हंसने वाले निर्मल कोमल चांद, बेकल मन कहता है आओ हाथ लगाएं तुम्हें। पास हमारे आकर तुम बेगाना से क्यों हो, चाहो तो हम फिर कुछ दूरी पर छोड़ आए तुम्हें। अनहोनी की चिंता होनी का अन्याय नजर, दोनों बैरी हैं जीवन के, हम समझाएं तुम्हें। बहुत ही उम्दा शायर है बहावलपुर के ज़हूर नजर। सर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। यार आपका नाम यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था लिखा हुआ। सर 9884 फुट में चढ़ के आया ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਟਾਤਾ। यार ओ भाई आपका नाम नहीं मिटाया, आपका नाम नहीं मिटाया, देख लो आके बोलो अपना नाम। मैं तो अभी सामने जड़ा नजर आया मिटा दो। ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਸ਼ੀਦ ਲਿਖਿਆ। अमर हो गया ए हुन तो याद इत्थे लिखिया रहेगा तारीख दे पन्नियां दे विच। हम सादिकगढ़ पैलेस जा रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए। ज़हूर नजर की शायरी को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप वहां जाने से पहले पहले एक कब्रिस्तान, नवाबीन के कब्रिस्तान का भी एक जायजा लें, एक एरियल व्यू देखें। इनके कब्रिस्तान ऐसे खूबसूरत हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा तो महल कितने खूबसूरत होंगे। लेकिन बहरहाल मैं फिर शुक्रिया अदा करूंगा उन तमाम इदारों का, उन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया, फंड इकट्ठा किया, आर्कियोलॉजी का, और नवाब साहब का जिन्होंने ये मौका दिया कि इस किले की असर नौ मरम्मत की जाए। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक असासा है। आप हमारे साथ रहिए, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए, आपकी राय बहुत मोतबर है।